हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं ये कहानी का भाग 13 लेकर आई हूँ। तो हम बिना देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आहिरा उसके सामने वाली चेयर पर बैठी उसे ही देख रही थी। यह मानो उसे ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रही थी कि मिहिर ने बोला, मेरी माँ को पता नहीं मेरी शादी का कौन सा भूत चढ़ चुका है। मेरा रिश्ता फिक्स करके आई है, वह भी किसके साथ मुझे यह भी नहीं पता। और इस बार जिद पकड़ कर बैठी है कि कुछ भी हो जाए लड़की के बारे में नहीं बताएगी। उस पर से उसका कहना है कि मैं उस लड़की को बहुत अच्छे से जानता हूँ और मैं उसे सीधा सगाई वाले दिन ही मिलूँगा। आखिर क्यों? जिससे शादी हो रही है मैं उससे क्यों नहीं मिल सकता? आहिरा एक पल हैरान होकर उसे देखने लगी। उसे तो लगा था शायद उसे पता होगा। अब उसे सारा माजरा समझ आ रहा था। उसके सिर दर्द का कारण भी क्या था यह भी वो जान चुकी थी। उसने मन ही मन को सोचा और खुद से बोली, बता दूँ क्या? लेकिन अगले ही पल उसने अपनी बात सिर से नकारते हुए कहा, नहीं बताऊंगी, थोड़ा परेशान होने देती हूँ। मुझे तो कितना परेशान किया है ना। जब देखो तब मुझे डांटते रहते हैं और बोलते हैं कि मैं उन्हें घूरती हूँ, जबकि मैं तो कितने प्यार से देखती हूँ उन्हें। घूरने वाली तितलियों को तो कुछ बोलते नहीं। नहीं बताऊंगी मैं, होते रहो परेशान। उसने भी मिहिर के मज़े लेने का सोचा। उसने हैरानी से कहा, क्या फिर से शादी फिक्स हो गई? मिहिर ने उसे देखा और बोला, और नहीं तो क्या, पूरी रात सो नहीं सका मैं ठीक से, सिर्फ इस सोच में कि पता नहीं किस लड़की से मेरा रिश्ता तय हुआ है। मेरी गलती है जो शादी के लिए मैंने हाँ कर दी। एक तो मेरी माँ इमोशनल ब्लैकमेल करके हर बात मनवाती है। आहिरा को आज ही मिहिर कुछ अलग सा लगा। हमेशा शांत रहने वाला मिहिर, हमेशा कम बोलने वाला मिहिर, लेकिन आज वह उससे बातें कर रहा था। शायद उसे भी कोई चाहिए था जो उसके अंदर चल रही चीज़ों को और बातों को सुने और समझे, लेकिन वह कम से कम बात तो कर सके। और आहिरा शायद वही शख्स बनी। वो मन ही मन हंसी और बोली, आंटी ने अच्छा फंसाया आपको, बताया भी नहीं। अरे आपको होने वाली दुल्हन तो आपके सामने बैठी है मिस्टर सहरावत। आंखें खोल कर तो देखिए, थोड़ा दिमाग तो लगाइए। आपने तो एकदम ही घुटने टेक दिए, लेकिन यह बात उसके मुंह पर नहीं बोल सकती थी वो। आहिरा ने उसे देखा और बोली, अब कुछ तो कर नहीं सकते सर, फिलहाल के लिए काम पर फोकस कर लीजिए, मीटिंग भी अटेंड करनी है आपको। मिहिर उसे देखा और बोला, मुझे तुम्हारा बिहेवियर क्यों अजीब लग रहा है? उसके इस तरह बोलने से वो हड़बड़ा गई। उसके उस बिहेवियर में क्या चेंज लगा कि वो फिर से बोला, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि तुम भी मुझसे कुछ छुपा रही हो। रीवा वाली बात पर तो कितना उखड़ गई थी तुम, अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, ये चक्कर क्या है? यह सुनकर तो आहिरा की जान ही सूख गई। सच में उसने उसे पकड़ लिया था कि तभी मिहिर का फ़ोन बजा। उसने देखा फिर से उसकी माँ थी। उसके घर अपने फ़ोन को देखा और झल्ला कर फ़ोन उठाते हुए बोला, अभी तो घर से आया हूँ मैं, अब क्या हो गया? हुआ कुछ नहीं है बेटा, ये जो तेरा मुंह सड़ा कर गया है ना, तो सुबह सुबह उसने मुझे परेशान कर रखा है। मेरी बात कान खोल कर सुन ले, जो मैं कह रही हूँ चुपचाप मान ले। अगर कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश की ना तुमने तो तुम देख लियो। अवंतिका जी ने उसे धमकाया। मिहिर का मुंह बन गया। आहिरा उसकी नज़र उसकी हर एक हरकत पर थी। अपनी माँ के साथ वो बिल्कुल अलग था। वो मिहिर था ही नहीं जो वो सबके सामने होता था, पर मिहिर शायद वह था जो सिर्फ अपनी माँ के सामने हो सकता था, क्योंकि उसे पता था उसकी माँ शायद उसे कभी जज न करे। आहिरा हल्के से मुस्कुरा दी। आज उसने उसकी एक और साइड देखी थी। मिहिर ने अपनी माँ को कुछ नहीं कहा और फ़ोन रख दिया। फिर आहिरा को देख बोला, शेड्यूल बताओ यार, काम करते हैं। आहिरा ने हामी भरी और उसे सब समझाने लगी और दोनों अपने काम में लग गए। इधर अध्याय ने ऑफिस आते ही राम को बुला लिया था। वैसे तो उसे बुलाने की ज़रूरत पड़ती नहीं थी। अध्याय के आते ही राम अपना सारा काम लेकर उसी के केबिन में आ गया। राम का केबिन तो सिर्फ कहने के लिए मिस्टर शेखावत का केबिन था, बाकी अध्याय का पूरा केबिन हड़प कर वहीं बैठता था वो। राम ने उसे देखा और बोला, क्या हुआ, आज सुबह सुबह कैसे याद किया? अध्याय ने बड़े आराम से कहा, आहिरा का रिक्शा फिक्स कर दिया है हमने। राम ने हैरानी से उसे देखते हुए कहा, रातें रात यह कैसे पॉसिबल हो सकता है? अभी कल तक तो कोई बात ही नहीं थी। अध्याय बड़े आराम से अपनी चेयर पर बैठा और उसे सब बताने लगा। वह हैरानी से सब कुछ सुन रहा था।
और अगले ही पल उसने मुंह बनाकर बोला, इतना बड़ा कांड कर दिया तुम लोगों ने और मुझे बताना तक ज़रूरी नहीं समझा। यह बिल्कुल गलत बात है। मैं आज ही वानी बुआ से बात करूँगा। उन्होंने मुझे क्यों नहीं शामिल किया इसमें? मैं भी तो था ना, मुझे भी तो हिस्सा लेना था इन सब में। आखिर की लाइन उसने बड़ी मासूमियत और लाचारगी से कहा, जैसे न जाने उससे कितना बड़ा मौका छीन लिया गया हो। अध्याय के लिए उसके ड्रामे नए नहीं थे। उसने उसे देखते हुए कहा, मेरे पास घर में ऑलरेडी 3 ड्रामेबाज हैं। तू और सिया भी कम नहीं हो, मैं अच्छे से जानता हूँ। लेकिन अगर मैं तुम दोनों को बीच में शामिल होने देता ना तो न जाने क्या ही हो जाता। बाकी का अभी के लिए तो बस इतना ही है कि रिश्ता फाइनल हो चुका है, तो जल्द ही सगाई की डेट फिक्स हो जाएगी। जिस हिसाब से आंटी बात करके गई है उस हिसाब से सब कुछ फास्ट फॉरवर्ड होने वाला है। इसलिए मैं तुझे पहले बता रहा हूँ, फिर मेरे आगे मत रोना कि मैंने तुझे पहले क्यों नहीं बताया। वैसे भी तू जानता है जो मेरा है वह सब कुछ तेरा भी है, चाहे वह घर परिवार हो या मेरे भाई बहन या बिजनेस। हाँ, मुस्कुरा दिया और बोला, वह तो मुझे पता है, वह तो चिंता मत कर, बस डेट फिक्स हो जाए तो बता दियो, हम साथ मिलकर देख लेंगे यार सब कुछ। अध्याय उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। राम उसका सबसे बड़ा सपोर्टिव सिस्टम था। यह बिजनेस उन दोनों ने मिलकर स्टार्ट किया था और आज तक साथ थे। हम हमेशा एक दूसरे की मुसीबत में दोनों एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे। जहाँ राम की फैमिली अध्याय को अपनी फैमिली का हिस्सा समझती थी, वैसे ही अध्याय की फैमिली भी राम को अपने घर का हिस्सा ही समझती थी। न सिर्फ कहने के लिए बल्कि वह सब उसे अध्याय के बराबर ही मानते थे। राम और अध्याय दोनों अपने काम में लग गए। तभी अध्याय का फ़ोन बजा। उसने फ़ोन देखा तो तानी का नाम शो हो रहा था। उसने फ़ोन उठाकर हेलो कहा कि उधर से तानी की घबराई सी आवाज़ आई, कहाँ हो आप? ऑफिस में हूँ। और कहाँ रहूँगा? क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? अध्याय ने फिक्र से पूछा। कि तानी बोली, मैं ठीक हूँ, बस मैं एक वजह से मुसीबत में पड़ गई हूँ। उसकी बात सुनकर अध्याय कमर सीधी करके बैठ गया। वो जानता था आखिर हुआ क्या है। उसने सधी हुई आवाज़ में कहा, और क्या हुआ है? अध्याय की आवाज़ सुनकर वो मासूमियत से बोली, वो मेरे सीनियर्स ने मुझे प्रोवोक किया और मैंने कहा कि आप उन्हें मारोगे। उसकी बात सुनकर वह हैरान था। उसने झट से कहा, तानी ये क्या तरीका होता है, ऐसे थोड़ी ना करता है कोई। तनिष्का ने चेहरा लटका लिया और बोली, बात का सवाल है, ऐसा मत करो। अध्याय बोला, किस बात को लेकर यह लड़ाई की जा रही है यह भी बता दो। तनिष्का ने गहरी सांस लेकर कहा, उन्होंने मेरी दोस्त नेहा को परेशान किया, बस इसलिए। अध्याय उसके तीनों दोस्त को जानता था, उसके नेचर को भी और बिहेवियर को भी वह जानता था। वो लोग खुद से कभी कोई पंगा को मोल तो लेंगे नहीं। ईशानी शांत स्वभाव थी और नेहा चुलबुली। उसके ग्रुप में सिर्फ वेद ही लड़का था और वेद को देखकर भी ऐसा नहीं लगता था कि वह बेवजह किसी से कोई बात करे। अध्याय ने गहरी सांस लेकर कहा, आ रहा हूँ मैं, कुछ भी गड़बड़ मत करना। और चेयर से उठ खड़ा हुआ, जबकि उसे नहीं पता था कि तनिष्का ने उसे पूरी बात बताई ही नहीं थी। राम ने उसे देखा और बोला, तुम कहाँ चले? भूलो मत, आधे घंटे बाद मीटिंग है। अध्याय उसे देखकर बोला, लगता है मेरी छोटी सी बीवी ने पंगा कर लिया है, वही सुलझाने जा रहा हूँ, इसलिए मीटिंग को तू संभाल लिया। यह बोलकर वो बिना उसकी बात सुने निकल गया वहाँ से। राम हैरानी से उसे देखता रह गया। वो खुद से ही बोला, क्या मतलब कि पंगा कर लिया है और क्या मतलब मीटिंग में संभाल लूँ? लेकिन उसकी बात का जवाब देने वाला वहाँ कोई नहीं था। उसने बेचारा सा मुँह बनाया और बोला, मुझे फंसा गया ये कमीना। लेकिन जो भी था, अब जब अध्याय नहीं था तो मीटिंग उसके हिस्से थी। जहाँ पहले दोनों मीटिंग लेने वाले थे, अब वह अकेला था। अध्याय जल्दी से तनिष्का के कॉलेज पहुँचा। उसने उसे कॉल किया और बोला, कहाँ हो तुम? तनिष्का ने उसे बताया और अध्याय उस ओर बढ़ गया। जब वह वहाँ पहुँचा तो वह दौड़कर आई और उसके सीने से लग गई। अध्याय को समझ नहीं आया कि हुआ क्या। उसने तो कहा था कि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। उसने तनिष्का के सिर को सहलाया कि तनिष्का की एक आह निकल गई। अध्याय ने उसे खुद से अलग किया और उसका चेहरा देखा। उस पर दर्द की लकीरें साफ दिख रही थी और अब तो आंखों में आंसू भी झिलमिलाने लगे थे। अध्याय ने जल्दी से उसे देखते हुए कहा,
क्या हुआ था? तुम रो क्यों रही हो? तभी उसकी नज़र नेहा पर गई, जो बुरी कंडीशन में थी। अब अध्याय को समझ आ रहा था कि क्या हुआ है। नेहा को वेद ने अपनी जैकेट पहना रखी थी और वह डरी सहमी सी बैठी हुई थी। वेद की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। तनिष्का ने उसे देखकर कहा, यह लोग बहुत बुरे हैं। आपको पता है, प्रिंसिपल ने कोई एक्शन भी नहीं लिया। यह सुनकर अध्याय की भौहें जुड़ गई। उसने उसे देखते हुए कहा, सार्थक जी कहाँ है? उसने धीरे से कहा, वो तो है ही नहीं यहाँ, उन्हें कोई काम आ गया था, वो पहले ही चले गए। अध्याय ने अपना फ़ोन निकाला और राम को कॉल किया। राम ने कॉल पिक करते ही उसे सुनने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि अध्याय ने सीरियस आवाज़ में कहा, आई वॉन्ट मीडिया एट द कॉलेज राइट नाउ। उसकी बात सुनकर राम शांत सा पड़ गया। अब उसे समझ आ रहा था कि कोई बड़ी बात है। उसने मामले की गंभीरता को समझते हुए कहा, मैं आऊँ, ज़रूरत है तुझे? अध्याय ने गहरी सांस लेकर कहा, नहीं ज़रूरत नहीं, आज बड़े दिनों बाद फिर से रिंग में उतरने का मन कर रहा है, पर अफसोस रिंग भी नहीं है, खुले मैदान में लड़ाई करनी पड़ेगी। राम ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, चल क्या रहा है तेरे दिमाग में? या तू पहले की तरफ फाइट मोड में क्यों चला गया है? अध्याय ने उसकी बात को अनसुना करते हुए कहा, जो कहा है वह कर दे, बाकी बाद में मैं समझाऊंगा। यह बोलकर उसने फ़ोन रख दिया। राम हैरान सा अपने फ़ोन को देखता रहा, फिर खुद से बोला, इसका मतलब क्या है? क्या वह फिर से वो नहीं? इतनी मुश्किल से तो उसके सर से यह फाइटिंग का भूत उतरा है। वह जब भी वह सबने अपनी कसम देकर उसे यह फाइटिंग छुड़वाया था, आखिरी बार जब लड़ा था तो मौत के मुंह से जाते जाते बचा था, और यह सब हुआ था उस प्रकृति की वजह से। और आज तनिष्ठा, कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए। उसने अध्याय के सेक्रेटरी राज को मीटिंग कैंसिल करने को कहा और खुद भी तुरंत कॉलेज के लिए निकल गया। वह अध्याय को बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, और उसने जिस हिसाब से उससे बात की, उसके बाद तो बिल्कुल नहीं। इधर अध्याय ने तनिष्का को एक और बिठाया और उसे और नेहा को पानी पिलाकर अब वह उन लड़कों की तरफ बढ़ गया जो वहीं खड़े सब कुछ देखे जा रहे थे। वह उनके सामने जाकर खड़ा हुआ और अपने हाथ को आराम से अपनी पैंट की पॉकेट में डालते हुए बोला, किसकी हिम्मत हुई है इतनी? उनमें से एक लड़का बोला, तुम हो कौन और तुम्हें इन सब में क्या मतलब? कि तभी दूसरे ने कहा, और रोनी, यह याद नहीं, फ्रेशर के लिए 15 दिन गेस्ट लेक्चर अरेंज करने के लिए आया था। यह वही तो है अध्याय राणा। वो लड़का या तो इस शहर में नया था या फिर बिजनेस न्यूज नहीं देखता था। अगर देखता तो शायद वह अध्याय को जानता था कि वह कौन है। उसका प्रेजेंट और पास्ट भी शायद स्टडी करके आता। अध्याय ने उस लड़के को देखा और बोला, तुम मिस्टर रोनी, क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कोई संस्कार नहीं सिखाए कि किसी लड़की को कैसे ट्रीट करना चाहिए? यह नहीं पता तुम्हें? रोनी ने उसे घूरते हुए कहा, क्या तुम सिखाओगे अब? अध्याय ने एक स्मैक किया और उसे देखते हुए कहा, सिखाऊंगा भी और सुधारूंगा भी। यह बोल उसने अपने कोट के बटन खोले और अपने हाथ का पंच बनाकर जोरदार मुक्का उस लड़के के मुंह पर जड़ दिया। एक ही बार में वह जमीन पर धूल चाट रहा था। यह देखकर बाकी लड़के कुछ 2 कदम पीछे हो गए। अध्याय ने उन सबको देखा और बोला, तमीज़ सीख लो, और दूसरी बात, यह बिगड़े हुए बाप की बिगड़ी औलाद वाले सीन यहाँ मत करो, क्योंकि अगर मैं तुम लोगों की जन्म कुंडली निकालने पर आया तो तुम्हारे घर वालों को भी दिक्कत हो जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ भी हो। वह उन सबको वार्निंग देकर तनिष्का की तरफ बढ़ गया कि तभी पीछे से एक ने कहा, बड़ी हमदर्दी जता रहे हो, चक्कर क्या है? तभी राम की आवाज़ आई, अध्याय। अध्याय ने उसे देखा और घूरते हुए कहा, कमीने, तुझे कहा था ना, तो वह किया कि नहीं और खुद चला आया? राम ने जल्दी से कहा, तू ये क्या कर रहा है? तेरा दिमाग ठीक है? कॉलेज है ये, यहाँ मारपीट? अध्याय ने उसे घूरा और बोला, तो यहाँ रिंग कहाँ से लाऊं? साला सालों बीत गए, आज फिर से किसी ने प्रवोक किया है। अध्याय अपना पैशन छोड़ सकता है मगर भूल नहीं सकता। राम उसे हैरानी से देख रहा था। यह अध्याय वो नहीं था जो इतने दिन से वो बनकर रह रहा था। आज उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग हो चुकी थी। शायद ये सिर्फ इस वजह से था कि किसी ने तनिष्का को चोट पहुंचाई थी।
अध्याय बिना उसे कुछ और कहे तनिष्का की तरफ बढ़ा और आराम से उसके सर को सहलाकर बोला, ठीक हो ना तुम? तनिष्का ने हाँ में गर्दन हिला दिया। अध्याय ने नेहा को देखा और बोला, क्या हुआ था? नेहा ने धीरे से कहा, हमने कुछ नहीं किया था सर, हम तो क्लास के बाद आराम से कैंटीन में बैठे थे। इन सब ने कुछ बैड कमेंट्स पास किए और मैंने उनमें से एक को थप्पड़ लगा दिया, बस उसी वजह से। आगे वह कुछ कह नहीं पाई। अध्याय ने प्यार से उसको सर को सहलाते हुए कहा, कोई बात नहीं, हो जाता है, लेकिन मुझे खुशी हुई कि तुमने झुकने से ज़्यादा खुद के लिए स्टैंड लेना ज़रूरी समझा। चिंता की कोई बात नहीं, और रही उन लड़कों की बात तो मैं देख लूँगा। ये बोल उसने वेद को देखा और बोला, एक काम करो वेद, तुम नेहा को घर छोड़ दो। वेद ने हामी भरी और वो नेहा को लेकर निकल गया। अध्याय ने तनिष्का का हाथ पकड़ा और बोला, तुम भी घर चलो, अब हो गया आज का। वह अभी उसके साथ 2 कदम चला भी नहीं था कि पीछे से फिर से कोई बोला, इस लड़की से कुछ ज़्यादा हमदर्दी नहीं है? अध्याय के कदम रुक गए। वो पीछे पलटकर बोला, लगता है लेट हो कॉलेज में। अगर ऐसी बात है तो अपने फ्रेशर की क्लास में जाकर पूछना, ये लड़की कौन है, जवाब मिल जाएगा। तो चुपचाप मुंह बंद करके बैठे रहना। राम ने तनिष्का को देखते हुए कहा, तुम ठीक तो हो ना? लगी तो नहीं ना कहीं? उसने धीरे से बस ना में गर्दन हिला दी। वह सब वहाँ से निकल गए, पीछे कई लोगों के मन में ढेर सारे सवाल छोड़कर। अध्याय को तो बस प्रिंसिपल की हरकत पर गुस्सा आ रहा था और इसका अंजाम क्या होना था यह राम अच्छे से समझ रहा था। इधर मिहिर बस सोचकर परेशान था कि उसकी शादी किसके साथ फिक्स हुई है, लेकिन उसे कोई भी हिंट नहीं मिल रहा था, जबकि उसकी होने वाली दुल्हन पूरे टाइम उसके आंखों के सामने ही थी। आहिरा को बड़ा मज़ा आ रहा था। उसे इस तरह परेशान होते देखकर उसका मन तो कर रहा था कि अभी जाए और बता दे, लेकिन अब जब उसने सुबह ही नहीं बताया तो अब जाकर बताती तो पक्का मिहिर उस पर बरस पड़ता। लेकिन यह समझ आते ही उसने खुद से मन ही मन कहा, आखिर क्यों नहीं बताया? अब जब उन्हें सगाई वाले दिन पता चलेगा तो तू तो गई बेटा, पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे, गुस्सा करेंगे, क्या करूँ अब? अभी तो नहीं बताऊंगी, अपने पैर पर कुल्हाड़ी थोड़ी ना मारनी है मुझे। यह सोचकर वो कुछ परेशान हो गई, लेकिन अगले ही पल उसने खुद से कहा, मैं अभी से क्यों परेशान हो रही हूँ? भाड़ में जाओ यार, मुझे परेशान नहीं होना। जो होगा वो देखा जाएगा। अभी तो मैं बस एंजॉय करूँगी इनकी सिचुएशन को। आंटी भी वैसे कमाल की है ना, बताया भी नहीं कि शादी किसके साथ हो रही है। यह सोचकर वह खुश भी हुई और फिर से अपने काम में बिजी हो गई। अध्याय तनिष्का के साथ घर पहुंच चुका था। उसने घर पहुंचकर पहले उसके घाव को चेक किया, हालांकि चोट ज़्यादा नहीं थी और अंदरूनी चोट थी। उसने उसे पेन किलर देते हुए कहा, किसने कहा था ये सब पंगे करने को, और चोट कितनी लगी है तुम्हें, देखो तो ज़रा। वो परेशान सा बोला। तनिष्का ने मासूम सा चेहरा बनाया और बोली, बताया तो हमारी गलती नहीं थी। उसने तो नेहा उसे थप्पड़ भी मारा, और जब उन लोगों ने नेहा पर हमला किया तो मैं और वेद बीच में चले गए और फिर उन सब चक्कर में मुझे चोट लग गई। अध्याय ने गहरी सांस भरी और उसके माथे को चूमकर बोला, अब थोड़ी देर रेस्ट करो। उसने तनिष्का को सुला दिया। वह उसी के पास बैठा उसके सर को सहला रहा था। थोड़ी देर में वो गहरी नींद में जा चुकी थी। रात को सबने साथ में डिनर किया। शर्वी जी ने तनिष्का को उसकी लापरवाही के लिए डांटा भी। कॉलेज में क्या हुआ यह किसी ने किसी को कुछ नहीं बताया। बस उन्हें इतना ही बताया गया था कि तनिष्का का बाथरूम में पैर फिसल गया, जिस वजह से उसे चोट लग गई। सेल्वी जी ने उन्हें हल्दी वाला दूध दिया, जिसके लिए उसने बहुत आनाकानी भी की, लेकिन फिर भी उसकी एक बात नहीं मानी गई और उसे वह दूध पीना ही पड़ा। उसके बाद सब सोने चले गए। तनिष्का के सो जाने के बाद भी अध्याय की आंखों में नींद नहीं थी। उसने तनिष्का को देखा जो उसके सीने से लगकर सुकून से सो रही थी, लेकिन अध्याय अपनी आंखें खोलकर एकटक सीलिंग को घूरे जा रहा था। उसने तनिष्का को ठीक से लिटाया और उठकर बालकनी में चला गया। उसका मन काफ़ी बेचैन था। वह अपनी वेस्ट भी उतार दी और शर्टलेस उस ठंडी रात में रेलिंग से लगकर खड़ा था। उसने आज बेचैनी हद से ज़्यादा थी। वह अंदर गया और अपने स्टडी रूम में जाकर ड्रॉर से सिगरेट निकाली और वापस बालकनी में चला आया।
उसने सिगरेट जलाई और अपने होठों के बीच दबा ली और उसके लंबे लंबे कश भरने लगा। इसी के साथ उसकी आंखों के सामने कुछ धुंधले से मंजर उमड़ गए और वह अपनी कुछ पुरानी यादों में खो गया। फ्लैशबैक उन दिनों में अध्याय सिर्फ एक ही पैशन था, वह था बॉक्सिंग। वह बॉक्सिंग के लिए काफ़ी डेस्परेट रहता था और उसका डेडिकेशन भी 100% था। नेशनल लेवल पर खेलने के बाद भी उसकी भूख इस स्पोर्ट के लिए कम नहीं हुई थी। एक दिन वह घर पर ही था कि तभी प्रकृति आई और सीधे उसके कमरे में चली गई। अध्याय, जो अभी अभी नहाकर निकला था, उसे देख चौंक कर बोला, तुम इतनी सुबह सुबह, क्या बात है? प्रकृति ने उसे देखा जो सिर्फ टॉवल में था और दूसरे टॉवल से अपने बालों को सुखा रहा था। प्रकृति ने उसे देखते हुए कहा, बात यह है राणा जी कि मैं तुम्हारे लिए फाइटिंग का एक चैलेंज लेकर आई हूँ। अध्याय के हाथ रुक गए और वह उसे देखने लगा। अध्याय ने नासमझी में कहा, इसका क्या मतलब है? मैं कोई राह चलता गुंडा मवाली थोड़े हूँ जो ऐसे ही फाइट करूँ। नेशनल एथलीट हूँ मैं। प्रकृति ने मुंह बनाया और बोली, तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? फिर तुम कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। प्लीज़ ना, मैं बैट लगा कर आई हूँ यार। अध्याय ने अजीब तरह से उसे देखा और बोला, यह क्या नया शौक लगाया है तुमने? तुम भी अच्छे से जानती हो और मैं भी कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। प्रकृति अब उठी और उसके पास जाकर उसके गले में अपनी बाहें डालकर प्यार से बोली, प्लीज़ ना अध्याय, मेरी ज़ुबान का सवाल है, मैं शर्त लगा कर आई हूँ। प्लीज़, तुम्हें मेरी कसम, तुम्हें ये करना ही होगा। अध्याय हैरान सा उसे देखने लगा। उसके पास अब कोई ऑप्शन भी नहीं था और हार कर उसे उसकी बात माननी ही पड़ी। घर में यह बात किसी को पता नहीं थी। फाइट आज शाम को होनी थी। अध्याय को न चाहते हुए भी जाना पड़ा। राम से उसने कभी कुछ छुपाया नहीं था, इसलिए एक इकलौता राम था जिसे यह पता था। वह जल्दी से अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचा जहां फाइट होने वाली थी। थोड़ी देर में अध्याय और उसका अपोनेंट दोनों आमने सामने थे। राम ज़्यादा ही टेंस दिखाई दे रहा था। टेंशन तो होनी भी थी क्योंकि जिसके साथ फाइट थी वो कोई छोटा मोटा बॉक्सर नहीं था और यह बात अध्याय भी जानता था। लेकिन यहाँ वह सिर्फ उस कसम की वजह से आया था। थोड़ी देर में फाइट शुरू हो गई। लोग बुरी तरह से आवाज़ करते हुए और चिल्लाते हुए चीयर कर रहे थे, लेकिन थोड़ी देर में मामला काफ़ी गंभीर हो चुका था। अध्याय बुरी तरह जख्मी हो चुका था, यहाँ तक कि जब उसका सर रिंग के कॉर्नर से टकराया और उसके सिर से खून निकलना स्टार्ट हो गया, तब भी फाइट नहीं रुकी। अब राम को कुछ गड़बड़ होने का अंदेशा हुआ। राम ने प्रकृति को घूरते हुए गुस्से से कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ये लोग फाइट रोक क्यों नहीं रहे? और यह रूल के खिलाफ है। प्रकृति ने डरते हुए कहा, मुझे भी नहीं पता। राम ने जैसे तैसे उस फाइट को रुकवाया और अध्याय को लेकर जल्दी से अस्पताल पहुंचा। उसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। सारे घर के लोग परेशान हो चुके थे। चिंता की लकीरें तो प्रकृति के चेहरे पर भी थी, लेकिन वह सिर्फ इस वजह से थी कि शायद उसे अध्याय और बाकी सबका जवाब देना होगा, इसलिए। लेकिन किसी ने उससे बात तक नहीं की। अध्याय के घर वालों ने उसे अपनी कसम देकर कभी भी फिर से फाइटिंग न करने के लिए मना लिया, लेकिन उसकी जान तो उसमें ही अटकी थी। फिर भी वह खुद को समझा चुका था। उस दिन के बाद से गर्व और आहिरा ने प्रकृति से किनारा कर लिया। जो लड़की उसके भाई को मौत तक पहुंचा सकती थी, उन्हें तो उसकी शक्ल भी देखना गवारा नहीं था। शैलवी जी और केशव जी कुछ बोलना नहीं चाहते थे, वजह था अध्याय। लेकिन अध्याय ने प्रकृति से कोई जिक्र नहीं किया और उस बात को जैसे का तैसा रहने दिया। फ्लैशबैक एंड। वह अपने ख्यालों में गुम था। वहीं इधर तनिष्का किसी अंधेरी सी जगह खड़ी थी। ज़्यादा कुछ तो उसे दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसके सामने अध्याय था जिसने उसका हाथ पकड़ रखा था। अध्याय ने उसे देखते हुए कहा, आई एम सॉरी, पर हमारा साथ यहीं तक था, मुझे अब जाना होगा। तनिष्का की आंखों में आंसू उतर आया। उसने रोते हुए जल्दी से नाव में गर्दन हिलाई और बोली, नहीं, आपने कहा था आप कभी छोड़कर नहीं जाएंगे मुझे, हमेशा मुझे संभालोगे, आप मुझे ऐसे कैसे छोड़ सकते हो? अध्याय ने उसके चेहरे को देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया और धीरे से उसका हाथ छोड़कर
दिया और मुड़कर उस अंधेरे में कहीं खो गया। तनिष्का वहीं धम से गिरी और जोर से चिल्लाई, राणा जी! इसी के साथ वो उठकर बढ़ गई। उसकी सांसें काफ़ी तेज चल रही थी और चेहरे पर ठंडा पसीना आ गया था। शायद उसने कोई बुरा सपना देखा था। उसने जल्दी से अपने बगल में देखा जहाँ अध्याय नहीं था। यह देखकर वो और ज़्यादा घबरा गई। उसने रोते हुए उसे पुकारा। उसके रोने की आवाज़ सुनकर अध्याय, जो अपने ख्यालों में गुम था, वो प्रेजेंट में लौट आया और जल्दी से अंदर आया। तनिष्का ने जैसे ही उसे देखा, जल्दी से वो बेड से उतरी और भागकर उसके सीने से लग गई। वो अभी भी रो रही थी। उसकी सिसकियाँ वो अच्छे से सुन पा रहा था। उसने तनिष्का को संभालते हुए प्यार से कहा, तानी क्या हुआ? यह बोल उसने खुद से उसे दूर किया और उसका चेहरा थामा। उसके चेहरे से वो आंसू पोंछा। उसके माथे से अब पसीना भी न था। तनिष्का ने उसे देखा और बोली, आप मुझे सच में छोड़ दोगे? आपने कहा था आप मुझे नहीं छोड़ेंगे, हमेशा मुझे संभालोगे। आप कैसे छोड़ सकते हो मुझे? वो अपनी ही धुन में बड़बड़ाए जा रही थी। अध्याय समझ नहीं पा रहा था। उसने उसे बेड पर बैठाया और पानी पिलाते हुए बोला, मैं क्यों छोड़ूंगा तुम्हें? रिलैक्स पहले, मैं यहीं हूँ और कहीं नहीं जा रहा हूँ तुम्हें छोड़कर। तनिष्का ने बैठे बैठे ही उसे हक किया। उसके हाथ उसकी कमर पर कसे हुए थे जबकि उसका सर उसके पेट पर टिका हुआ था। अध्याय ने उसके सर को सहलाते हुए कहा, रिलैक्स तानी, यहीं हूँ मैं। वो बोली, मैं डर गई थी। मैंने सपने में देखा आप मुझे छोड़कर कहीं जा रहे हैं और फिर जब उठी तो आप नहीं थे मेरे पास। मुझे लगा आप सच में। इसके आगे के शब्द उसके गले में ही अटक गए। वो बोल ही नहीं पा रही थी। शायद वह सोच भी नहीं पा रही थी कि अध्याय उसकी हालत अच्छे से समझ रहा था। उसे इतना तो समझ आ रहा था कि उसने कोई बुरा सपना देखा है। उसने उसे बेड पर ठीक से लेटाते हुए बोला, वो सिर्फ बुरा सपना था तानी, और बुरे सपने कभी सच नहीं होते। सो जाओ अब आराम से, मैं यहीं हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ। ये बोल वो उसके साथ लेट गया। वो उसके पास खिसकी और कसकर उसे पकड़ कर लेट गई। अध्याय मुझे उसे खुद में समेट लिया। वह जानता था कि वह डरी हुई है, लेकिन अध्याय भी जानता था जो बीत गया वह कभी लौट कर नहीं आएगा। लेकिन इस बात से अनजान कि उसका अतीत जो उसकी ज़िंदगी में दस्तक देने के लिए निकल चुकी है। हाँ, ये सच भी था। प्रकृति और उसके दोस्त वापस इंडिया के लिए निकल चुके थे। प्रकृति मन ही मन खुश भी हो रही थी। आखिर वो वापस अध्याय से जो मिलने वाली थी और अचानक ही वो उससे बेइंतहा मोहब्बत के दावे करने लगी थी, जिस कि उसने लगभग पिछले 3 महीने से एक बार खबर नहीं ली थी। लेकिन फिर भी उसे इतना भरोसा था कि वो उसे अपना लेगा। उसके दोस्त ने उसे देखा और बड़ी बड़ी खुश लग रही हो प्रकृति, कहीं ऐसा न हो उसके सामने जाते ही ये खुशी हवा हो जाए। प्रकृति ने उसे घूरा और बोली, ऐसा क्यों होगा भला? वो मुझसे प्यार करता है और वो मुझे समझेगा भी। उसके दोस्त उसकी नादानी पर कुछ कह ही नहीं पाए। वो कहती भी क्या आखिर भला? जो लड़की उसके सामने थी वो एक नंबर की जिद्दी और बिगड़ैल लड़की थी। अगर कुछ उसके अकॉर्डिंग न होता तो गुस्से में वो उबलने लगती। वो बस गहरी सांस भर कर रह गई। अगली सुबह तनिष्का की नींद खुली तो खुद को बिस्तर पर वो अकेला पाई। एक रात उसे फिर एक बार रात की बात याद आते ही वो घबरा गई। उसने इधर उधर देखा। वो अध्याय को खोज रही थी लेकिन वो कमरे में था ही नहीं। वो जल्दी से उठी और बाहर निकल गए। अब वो उसे पूरे रूम में ढूंढ रही थी। नीचे गर्व ने उसे बताया कि वो जल्द ही ऑफिस चला गया। जो सुनकर उसका चेहरा लटक गया। उसे तो बस अध्याय को अपने सामने देखकर तसल्ली करनी थी, लेकिन वो यहाँ तो था ही नहीं। अथर्व ने जब अपनी भाभी को उदास होते देखा तो जल्दी से बोला, आप उदास मत होना भाभी, जब भैया आएंगे तो हम मिलकर उन्हें मारेंगे और उनसे चॉकलेट और आइसक्रीम भी मांगेंगे। उन्हें हमें दिलानी भी पड़ेगी। उसकी बात सुनकर वह हल्के से मुस्कुरा दी। फिर कमरे में जाकर तैयार होने लगी। इधर शैलवी जी को अवंतिका जी ने फ़ोन लगाया। जैसा कि वो पहले ही चाहती थी कि जल्द से जल्द मंगनी और शादी दोनों हो जाए, इसलिए उन्होंने सगाई की डेट फिक्स करने के लिए फ़ोन किया था। शैलवी जी ने कहा, आपको जैसा ठीक लगे आप कर सकती हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं। बाकी का आप एक बार अध्याय से पूछ लीजिएगा।
अवंतिका जी को उनकी यह बात बहुत पसंद आई। उन्होंने एक बार भी यह नहीं कहा था कि इतनी जल्दी सगाई क्यों की जा रही है। अवंतिका जी ने शाम को आने की बात कही और फ़ोन रख दिया। शैलवी जी ने यह बात तनिष्का, आहिरा और अध्याय तीनों को ही बता दी। तनिष्का और सार्थक तो साथ ही आने वाले थे और बाकी की तैयारी वो और बानी खुद करने वाले थे। आहिरा ने आज हाफ डे किया था और मिहिर को बोलकर घर चली आई। वहीं तनिष्का और सार्थक कॉलेज छुट्टी होते ही घर के लिए निकल गए। दोनों बच्चों को लेते हुए वह जल्दी से घर पहुंच चुके थे। तनिष्का को लगा कि आते ही उसे अध्याय दिखेगा, लेकिन वह अभी भी नहीं आया था। थोड़ी देर बाद अवंतिका जी भी आ चुकी थी। शैलवी जी ने उन्हें बिठाया और बातों में लग गई। तब तक अध्याय भी आ गया। वह सीधा उनके पास ही आकर बैठा और उन्हें ग्रीट कर उनके साथ बातों में शामिल हो गया। अवंतिका जी ने सबको देखा और बोला, मेरा तो मानना यह है कि हम सगाई कर लेते हैं पहले, और जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी शादी का भी देखते हैं। अध्याय उन्हें देखा और बोला, कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं है आंटी, आपको जानती हूँ तुम्हें टेंशन हो रही होगी, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं खुद टेंशन में हूँ। तुम्हें पता है होने वाले दूल्हे से दुल्हन को छुपाना कितना मुश्किल काम है। तब भी जब वो उसके साथ उसके ऑफिस में काम कर रही हो। उन्होंने कहा, लेकिन अचानक ही उन्हें समझ में आया कि आहिरा मिहिर के साथ ही तो काम करती है। उन्होंने झट से आहिरा को देखा और बोली, तुमने बताया तो नहीं ना उसे। उनके इस तरह अचानक से बोलने से आहिरा चौंक गई और जल्दी से बोली, जी। अवंतिका जी ने खुद को शांत किया और बोली, अरे कहीं उसने पूछा हो या फिर उसने कोई बात चलाई हो शादी की। तुमने बता तो नहीं दिया ना कि तुम्हारे साथ शादी फिक्स हुई है। आहिरा ने जल्दी से कहा, अब वह परेशान परेशान घूमते रहते हैं। फिर उन्होंने मुझे जितना परेशान किया था, उन्हें थोड़ा परेशान करने में मुझे भी मज़ा आ रहा था, इसलिए मैंने नहीं बताया। उसने ईमानदारी से सारी बात बताई। अध्याय हैरानी से उसे देखने लगा। वहीं अवंतिका जी खुश होते हुए बोली, शाबाश बेटा, बताना भी मत उसे। जब तक सगाई वाले दिन वह खुद ना देखे तुम्हें, तब तक मत बताना। उसका मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। कब वह अपनी बात से पलट जाए। वैसे ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन शादी के मामले में मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। अहिरा ने मुस्कुराकर हामी भर दी। आखिर उसे तो खुद मिहिर को परेशान करने में बड़ा मज़ा आ रहा था। वह भला क्यों बताती। अवंतिका जी ने अब फिर से अध्याय को देखा और बोली, देखो बेटा, तुम मिहिर को अच्छे से जानते हो कि वो कैसा लड़का है, यह तुम्हें भी पता है। लेकिन मैं उसकी माँ हूँ, मैं उसका वो साइड भी जानती हूँ जो कोई नहीं जानता, और वह यह है कि वह शादियों से बहुत ज़्यादा चिढ़ता है और मैं नहीं चाहती वह अपनी शादी से भागे। जब इतनी मुश्किल से उसने हाँ की है तो मैं यह मौका हाथ से गंवा नहीं सकती, और फिर जब इतना अच्छा रिश्ता है तब तो बिल्कुल भी नहीं। अध्याय उनकी बातें सुन और समझ दोनों रहा था। फिर उसने भी उसकी बात मानी। जल्द ही सगाई की तारीख डिसाइड की गई। पंडित जी ने मुहूर्त पूछा गया और आने वाले 15 तारीख को सगाई फिक्स हुई। अध्याय ने पंडित जी को देखा और बोला, वैसे तो ये काफ़ी जल्दी है, आज 8 तारीख हो गई है। पंडित जी ने आराम से कहा, इसके आगे कोई मुहूर्त नहीं है बेटा, मंगनी का। अध्याय ने अब कुछ नहीं कहा। सबको यूँ शादी ब्याह की बात करते हुए अथर्व और आयात बड़े ध्यान से सुन रहे थे। अथर्व सोफे से उठा और सार्थक के सामने खड़ा हुआ। सार्थक ने उसे देखा तो अथर्व बोला, पापा मुझे भी शादी करनी है। सार्थक उसे हैरानी से देखने लगा। वहीं बाकी सबकी नज़र भी उस पर चली गई। सार्थक को लगा बच्चा है, बचपने में कह दिया तो उसने मजाक में प्यार से कहा, अच्छा और किससे करनी है शादी। तभी पीछे से आवाज़ की आई, मुझसे और किससे। सब हैरानी से हक्के बक्के उन दोनों को देखने लगे। ये छोटे छोटे बच्चे शादी के सपने सजा रहे हैं। आयत ने झट से आकर उसका हाथ पकड़ा और बोली, चल शादी करते हैं। मानी हंसते हुए बोले, बच्चों तुम अभी बहुत छोटे हो, अभी तुम्हारी शादी नहीं हो सकती।
अभी तो आहिरा दी की शादी होगी, फिर घर की शादी होगी, उसके बाद तुम दोनों का नंबर आएगा, समझे। यह कहते हुए उसने उन्हें समझाने की और बात टालने की कोशिश की। वैसे भी वह छोटे छोटे बच्चे थे, कितना और क्या ही समझते। अवंतिका जी मुस्कुरा कर बोली, बड़े प्यारे बच्चे हैं ये, लगे हाँ शादी करवा देते हैं इनकी भी। यह बोल वह हंस पड़ी और उनके साथ भी बाकी सबको भी हंसी आ गई। सगाई का मुहूर्त फिक्स हो चुका था। आहिरा खुश थी। अवंतिका जी ने उसके पास जाकर प्यार से उसके सर को सहलाया, उसके माथे को चूम कर बोली, सिर्फ एक हफ्ता और उसके बाद आप हमारे घर का हिस्सा बनने वाली हो। आहिरा मुस्कुरा दी। अवंतिका जी ने प्यार से उसका माथा चूम लिया और फिर वहाँ से निकल गई। अब जब हो गई सगाई फिक्स, तो जाहिर था तैयारी में ही दिन निकलने वाले थे। अध्याय ने तनिष्का को देखा और बोला, तानी चाय। तनिष्का ने उसकी आवाज़ सुनी और उसकी तरफ देखा और जल्दी से किचन में चली गई। अध्याय ने गहरी सांस भरी और अपनी माँ को देखकर बोला, मैं चेंज करके आता हूँ माँ। यह बोलकर वो ऊपर चला गया। जो अथर्व अब तक शादी की बात कर रहा था, अब वह अपने पापा की गोद में बैठ आराम से आयात से बातें कर रहा था। सार्थक के एक पैर पर अथर्व बैठा था और दूसरे पैर पर आयात, और दोनों एक दूसरे में लगे हुए थे। सार्थक ने उन दोनों को देखा और मुस्कुराकर उनका सर सहला दिया। उन दोनों ने एक नज़र सार्थक को देखा और फिर से अपने में मशहूर हो गए। तनिष्का चाय लेकर कमरे में पहुंची। अध्याय अब तक कपड़े चेंज करके आराम से सोफे पर बैठा था। वह कुछ सोच रहा था। तनिष्का ने चाय सामने टेबल पर रखी तो अध्याय ने उसे देखा और उसका हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ खींचा। वह उसकी गोद में आ गिरी। अध्याय ने उसकी कमर पर अपने हाथ बांधते हुए बड़े आराम से कहा, तुम्हारे चेहरे पर ये 12 क्यों बजे है? आया हूँ तब से देख रहा हूँ, उदास उदास सी घूम रही हो, परेशान क्यों हो? तनिषा ने अपना सर उसके सीने से टिकाते हुए अपनी बाँ उसके गले में डाल दी और धीरे से बोली, आप मुझे छोड़कर कैसे चले गए सुबह? मुझे आपको देखना था ना। मैंने आपको कितना ढूंढा, घर में भी ढूंढा, पर आप तो ऑफिस चले गए। अध्याय ने उसका सिर सहलाया और प्यार से बोला, ज़रूरी था मुझे जाना? मुझे क्यों ढूंढ रही थी तुम? कुछ हुआ है क्या? तनिष्का ने उसके सीने से लगे हुए नामे गर्दन हिला दी। अध्याय समझ रहा था यह उस सपने का असर है। उसने प्यार से उसके सर को चूमते हुए कहा, तानी अपने दिमाग में यह बात बैठा लो, तुम मुझसे जुड़ चुकी हो ना, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। तुम्हें छोड़ने का मतलब मेरे लिए ये होगा कि अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर रहा हूँ मैं। भला अपनी ज़िंदगी से कौन प्यार नहीं करता? लेकिन उसने उसकी इस बात पर कुछ भी नहीं कहा। अध्याय ने उस पर अपनी पकड़ कुछ टाइट की और एक बार फिर उसके माथे को चूम लिया। वह समझ रहा था उसकी बेचैनी को, इसलिए उसे बिल्कुल परेशान ना करते हुए वो उसे अपने सीने से लगे हुए वैसे ही रहने दिया। शायद उसकी बेचैनी कुछ कम हो। इधर अश्विन जी को खबर मिली कि प्रकृति इंडिया आ चुकी है। यह सुनते ही तो उनकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। आखिर उनकी लाडली बेटी जो आ रही थी, उनका बस चलता तो पूरे शहर में दिवाली मनाते, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था। शहर का तो छोड़ो, अगर वह घर में भी ऐसा कुछ करने का सोचते तो अपनी पत्नी और अपने बेटे का सामना करना पड़ता उन्हें। वह खुश थे कि कुछ दिनों में प्रकृति आ जाएगी। वह इंडिया आ चुकी थी, यह बात तो उन्हें पता चल चुकी थी, लेकिन वह यह भी जानते थे कि जब भी प्रकृति कहीं जाकर लौटती थी तो इंडिया आने के बाद भी वह कम से कम हफ्तों तक घर नहीं आती थी। और उसकी इस आदत की वजह से ही अब भी उन्हें पूरा विश्वास था कि वह अभी घर तो नहीं आएगी, लेकिन इस बात की खुशी थी कि वह आ तो रही है। जैसे ही यह बात आयुष्मान और परिधि जी को पता लगी, दोनों परेशान हो गए। दोनों उसके आने का मतलब अच्छे से समझ रहे थे। वह था तनिष्का की ज़िंदगी में तूफान का आना। आयुष्मान ने खुद से ही कहा, अभी तो उसकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हुआ है और अभी फिर से यह पापा भी ना, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। आखिर क्यों क्यों
ज़रूरत क्या है उन्हें वापस बुलाने की, रहने दो ना उसे, उसकी वजह से हर बार तनिष्का सफ़र करते आई है। नहीं, इस बार तो बिल्कुल भी नहीं। वो अपनी बड़ी बहन की वजह से छोटी बहन के लिए परेशान हो रहा था। उसे भी समझ नहीं आ रहा था यह चक्कर क्या है। उसके पापा ऐसे क्यों हैं। उसे ना तो प्रकृति को कोई दिक्कत थी और ना ही उसके पापा को, फिर तनिष्का को ऐसे दिक्कत क्यों थी। आखिर वह दोनों चाहते क्या थे। यह बातें उसकी समझ के परे थी। एक और परिधि थी जो सबको जानकर भी सहन कर रही थी, लेकिन इस बार उनके भी सहन की सीमा खत्म हो चुकी थी। उन्होंने वैसे भी साफ साफ कहा था कि प्रकृति ने यदि तनिष्का के साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश तक की तो वह शांत तो बिल्कुल नहीं रहेगी। फिलहाल के लिए तो यही सच था कि प्रकृति का नाम का भूचाल उस सबकी ज़िंदगी में फिर से लौटने को तैयार था। इधर प्रकृति भी अब अपने दोस्तों के साथ थी, जैसा कि उसकी आदत थी। अभी घर जाने का उसका कोई मूड नहीं था और उस पर वह यह सोच रही थी कि जब लौटना ही है तो क्यों न कुछ दिन और आराम से और सुकून से बिताकर लौटा जाए। और इसके लिए उसके दोस्तों ने भी उसे फुल सपोर्ट किया और एक ट्रिप गोवा की प्लानिंग करने लगे। प्रकृति को वैसे भी खुद पर कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट था। इसी चक्कर में वह एक बार फिर से ट्रिप पर जाने के लिए तैयार थी, जो लगभग 20 से 30 दिन का होने वाला था। वह खुश थी और अगली फ़्लाइट पकड़ते ही वह लोग सभी गोवा पहुंचने वाले थे। इंदौर में सगाई फिक्स होने के बाद घर में काफ़ी चहल पहल होने लगी थी। काफ़ी सारी चीज़ें थी और काफ़ी सारे काम। सब लोग काम में हाथ बटा रहे थे। अध्याय ने उन सबको देखा और बोला, बाकी सब तो ठीक है, पर मिहिर की साइज़ की रिंग का क्या करेंगे, वह कैसे लेंगे। आहिरा ने उसे देखा और बोली, उसकी आप क्यों टेंशन ले रहे हो भाई। सारा दिन मैं उनके इर्द गिर्द रहती हूँ, मैं कुछ ना कुछ तो निकाल ही लूँगी। तो दोस्तों, ये कहानी मैं अब यहीं तक रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लेकर आऊँगी। तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी। अगर अच्छी लग रही है और आपको इसी तरह की स्टोरी चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।